To all of you, today we are going to learn about the concept of deflationary gap. लास्ट क्लास में हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में पढ़े थे। वहाँ हम लोगों ने ये देखा था कि इन्फ्लेशनरी गैप अर्थव्यवस्था में क्रिएट होने का जो मुख्य रीज़न था एक्सेस डिमांड था। एक्सेस डिमांड होने का मतलब ये हुआ था कि डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ग्रेटर देन थे कंपैरिजन ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट जब हम लोग डिफ्लेशनरी गैप की बात करते हैं तो यहाँ जस्ट रिवर्स स्थिति होती है। डिफ्लेशनरी गैप के अंतर्गत या डिफ्लेशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप के अंतर्गत हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति अधिक होती है बट उसका डिमांड कम होता है। यानी यहाँ डिमांड कम होने का रीज़न क्या होता है? तो रीज़न जो होता है, मुख्य रीज़न जो होता है कि लोगों के पास इनकम नहीं होती, इनकम की कमी। जब इनकम की कमी होगी तो लोग वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड कम करेंगे। तो वस्तुओं और सेवाओं का डिमांड जब कम करेंगे तो जो प्रोड्यूसर्स के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी होती है वो सेल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि आप डिफ्लेशनरी गैप को पहले डिफाइन करिए तो किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे? तो देखिए, आप बोल सकते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट द एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मीन्स डिफ्लेशनरी गैप वह स्थिति होती है जहां हमारा एग्रीगेट डिमांड, वो एग्रीगेट डिमांड जो कि अर्थव्यवस्था में फुल इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, और वो एग्रीगेट डिमांड जो कि एक्चुअल में अवेलेबल होता है इकोनॉमी में, ये दोनों के बीच में जो गैप होता है वही हमारे डिफ्लेशनरी गैप को बताता है। मीन्स यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड है और जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, इन दोनों के बीच में जो गैप होती है वो डिफ्लेशनरी गैप को बताती है। चलिए, इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग एग्रीगेट डिमांड को लेते हैं और बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड यहाँ लो है। जब डिमांड लो है इसका मतलब कि लो इन्वेस्टमेंट होगा। लो इन्वेस्टमेंट होगा इसका मतलब कि लो आउटपुट होगा। लो इन्वेस्टमेंट तो लो आउटपुट। जब लो आउटपुट होगा तो इनकम लो होगी, और जब इनकम हमारा लो हो जाएगा तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड। चलिए, अब हम लोग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस की ओर बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि लो एडी जो है, लो एडी की जो घटना है वो किसको जन्म देती है? लो इन्वेस्टमेंट को। और लो इन्वेस्टमेंट होता है तो लो आउटपुट होता है, और जब लो आउटपुट होगा तो लो इनकम होगा, और जब लो इनकम होगा तो लो एडी हो जाएगा, और ये क्रम अर्थव्यवस्था में चलते रहता है और डिफ्लेशनरी गैप को जन्म देता है। अब हम लोग चलिए इसके डायग्राम को देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग डायग्राम इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वाई एक्सिस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या चीज़ दिखाते हैं? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। और इसके बाद में हम लोग एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट या लेवल ऑफ इनकम या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां एक दूसरे को काटते हैं वो पॉइंट ओरिजिन का होता है। अब यहाँ से हम लोग इनकम कर्व को ड्रॉ कर लेते हैं, जिसे हम लोग एएस कर्व भी बोलते हैं। ये एएस कर्व जो होता है 45 डिग्री का एंगल बनाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? उस एडी को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को बनाए रखने के लिए जो जरूरी होती है, जिसको हम लोग एडी बोलते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। ठीक है, अब ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी कर्व जो है ये हमारे इनकम कर्व को ई डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लेवल ऑफ इनकम जो होना अर्थव्यवस्था में डिटरमाइन होता है वो ओ वाई होता है। अब देखिए, लेकिन एक्चुअल में जो एडी हमारे इकोनॉमी में अवेलेबल है वो एडी डैश के रूप में अवेलेबल है, जिसको हम लोग प्लान्ड एडी बोलते हैं। और ये जो है एएस कर्व को ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शॉर्टफॉल है, यानी कि जो डिफरेंस है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी और एडी डैश के बीच में, उसको हमने इस डायग्राम में ई डैश एस के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। इसे ही हम लोग डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं। और इसे डिफ्लेशनरी गैप हम लोग क्यों बोलते हैं? तो इसे डिफ्लेशनरी गैप बोलने का जो रीजन होता है वो ये होता है कि ये अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशन को जन्म देता है, मंदी को जन्म देता है। इसे मंदी भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि इसको आप लोग को बताना हो
तो आप बोल सकते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू ई डैश वाई माइनस ई डैश वाई माइनस एच वाई दैट इज इक्वल टू ई डैश एच। यही जो है हमारे डिफ्लेशनरी गैप को बताता है। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन अवेलेबल होती है तो किस प्रकार से हम लोग इसे कंट्रोल करते हैं या किस प्रकार से हम लोग अपने अर्थव्यवस्था को डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। जनरली इसके लिए 2 पॉलिसी मेजर्स हैं जिसे हम लोग फिजिकल मेजर्स और मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। फिजिकल मेजर्स जो होता है इज द पॉलिसी कंसर्निंग विद द टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। इट इंक्लूड्स चेंजेज इन टैक्सेज एंड चेंजेज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फिजिकल मेजर्स जो होता है इसका संबंध डायरेक्टली गवर्नमेंट से होता है। हमारे अर्थव्यवस्था में डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन क्रिएट है तो इस स्थिति में यदि गवर्नमेंट अपने टैक्सेज में कमी कर दे तो टैक्सेज में कमी कर देगी तो लोगों के पास एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा, कुछ इनकम उनके बच जाएंगे और वो उस इनकम के बेसिस पे लोग क्या करने लगते हैं, डिमांड जो होता है उनके गुड्स एंड सर्विसेज के डिमांड को बढ़ाने लगते हैं। तो कुछ हद तक ये पॉलिसी भी अर्थव्यवस्था से डिफ्लेशनरी गैप को खत्म करने में हेल्पफुल होती है। दूसरा चीज, जैसे ही गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंसेस को बढ़ाती है, जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंसेस को बढ़ाती है इसका मतलब ये होता है कि सर्कुलेशन में मनी की मात्रा बढ़ जाती है। अब जब सर्कुलेशन में मनी की मात्रा बढ़ती है तो हमारे इनकम में वृद्धि हो जाता है। जब हमारे इनकम में वृद्धि हो जाता है तो हम लोग अपने डिमांड, जो हमारी डिमांड होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको बढ़ाने लगते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्लोली डिफ्लेशन, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड बढ़ाएंगे तो अर्थव्यवस्था से जो डिफ्लेशनरी गैप की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब चलिए हम मॉनेटरी मेजर्स की बात करते हैं। ये मॉनेटरी मेजर्स का संबंध जो होता है वो आरबीआई के साथ होता है। यानी कि मॉनेटरी मेजर्स ये डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता बल्कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। यानी कि प्रत्येक देश के सेंट्रल बैंक के हाथ में वहाँ की मॉनेटरी मेजर्स होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे ही हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शन को पढ़ा था मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में, तो वहाँ हमने देखा था कि रिजर्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक का जो मेन फंक्शन होता है वो क्रेडिट कंट्रोल करना होता है, क्रेडिट क्रिएट करना नहीं। तो क्रेडिट कंट्रोल के पॉलिसी के द्वारा, मतलब जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग अपना मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमाइन करती है आरबीआई। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके 2 इंस्ट्रूमेंट है मेजरली। एक जो है जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं और दूसरा जो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के 3 पार्ट है। एक जो है बैंक रेट पॉलिसी है और दूसरा जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन है और थर्ड जो है वेरिएबल रिजर्व रेशियो है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो भी 2 प्रकार का होता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और मोरल सुसेशन होते हैं। इन सब के बारे में हम लोगों ने मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में डिटेल्स से हम लोग पढ़ चुके हैं। और देखिए, चूंकि यहाँ डिफ्लेशनरी प्रेशर को खत्म करना है तो रिजर्व बैंक ऐसे कदम उठाती है जिससे कि सर्कुलेशन में मुद्रा की मात्रा क्या हो, बढ़े। और जैसे ही मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगा। यानी कि ये जो हमारा फिजिकल मेजर्स है और मॉनेटरी मेजर्स है, ये दोनों का प्रयास ये होता है कि सर्कुलेशन में मनी की मात्रा को बढ़ाएं, मुद्रा की मात्रा को बढ़ाएं। और जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो लोगों की इनकम में वृद्धि होती है और जब लोगों की इनकम में वृद्धि होती है तो परचेजिंग पावर में वृद्धि होने लगता है और जब परचेजिंग पावर में वृद्धि होने लगता है तो एग्रीगेट डिमांड में वृद्धि होने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था से क्या होता है। अर्थव्यवस्था से डिफ्लेशनरी गैप की जो स्थिति होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। आज के क्लास को हम लोग अब यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।